Second type of hydrides is metallic मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, देखो यस। ये जो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे इनकी मेटल्स की जो होती है, मेटल्स की अलग अलग पैकिंग होती है बेटा। मेटल्स सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं ना, Yes, sir. तो सॉलिड स्टेट में वो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इनकी बीसीसी टाइप पैकिंग, एफसीसी टाइप पैकिंग। देखो एक चार बॉल रख लो, चार बॉल रखोगे और चार बॉल उनके ऊपर रखोगे तो क्यूब बन जाएगा एक। Yes, sir. यस सर। देखो ये क्यूब, ये बॉल आपस में टच में है, लेकिन अपन इसमें थ्री डायमेंशनल फिगर में फिर वो दिखा नहीं पाएंगे। देखो बन गई ना बेटा ऐसे चार। यस सर। अब देखो मैंने रेड कलर से जो प्लेस कर रहा हूं, ये क्यूब के फेस के सेंटर है, ये ऊपर वाला फेस है, ये बगल वाला फेस है इस साइड वाला, ये इस साइड वाला, ये बॉटम फेस है, ये फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है। इनके फेस के सेंटर में भी आ गए। तो देखो 100% स्पेस, 100% स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड। बताओ एटम्स स्पेरिकल होते हैं? Yes, sir. तो मैं ये बोलूँगी बेटा इन कुछ बोल दे दूँ तुम्हारे को, और ये बोलूँगी बेटा इनको एक बक्से में पैक करना है, तो उस बक्से के अंदर ये 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर लोगे तुम गोल बॉल से? नो सर। तो No, 100% sir. स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड, some space is left known as इंटरसाइट्स। जो स्पेसेस बचेंगे उनको क्या बोलते हैं हम? इंटरसाइट्स। ठीक है बेटा, जो स्पेसेस बचेंगे उन स्पेसेस को क्या बोलेंगे हम? इंटरसाइट्स। बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? Are आ रही sir. है। जो स्पेस बचेंगे उन खाली जगह को क्या बोलेंगे हम? इंटरसाइट्स। इंटर। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, उन इंटरसाइट्स के अंदर जाके फंस जाएगा। सो हाइड्रोजन गेट्स ऑक्यूपाइड हाइड्रोजन गेट्स occupied into the इंटरसाइट्स। हाइड्रोजन उन इंटरसाइट्स के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, और उनको हम बोलेंगे नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। देखो बेटा इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि एक मकान है, मकान बनाया तुमने, ईंटों से मिला के बनाया, तो ईंटों के बीच में जॉइंटों में पूरी जगह पे वो पेस्ट नहीं भरा जाएगा, तो कहीं कहीं गैप रह जाएंगे ना छोटे छोटे। Yes, sir. यस सर। तो उन गैप के अंदर बिना किसी बॉन्ड के जाके फंस जाएगा हाइड्रोजन, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और इन हाइड्राइड्स को हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और मेटल का रेशियो है वो स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब वो अपना लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है ना, वो होल्ड नहीं करता यहाँ पे। These are also known as non-stoichiometric hydrides, because they are known as non-stoichiometric hydrides because हाइड्रोजन क्या होगा उनके अंदर? बिकॉज हाइड्रोजन एंड मेटल रेशियो are not according to the
नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं होगा उसके अंदर। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम हाइड्राइड है तो हम ऐसे लिख देते हैं वेनेडियम VH.56, तो बताओ ऐसे 0.56 के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई भी इसमें मेटल? बताओ भाई, या तो वेनेडियम की जो वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे बेटा? ऐसे मतलब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग लिख देते हैं। जैसे लैंथेनम हाइड्राइड है तो LAH लैंथेनम हाइड्राइड ये होता है इसमें 2.87। टाइटेनियम हाइड्राइड है TiH2, इसमें मतलब कोई भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है। पैलेडियम हाइड्राइड है PDH 0.8, ठीक है, 0.8 भी हो सकता है, ऐसे 0.6 भी हो सकता है, मतलब रेंज ऐसे कोई फिक्स रेंज नहीं है एटसेट्रा। तो इनके अंदर देखो हाइड्रोजन और मेटल का रेशियो स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं है ना? नहीं है Yes, sir. sir. दैट इज मेटल एंड हाइड्रोजन रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। अब देखो जैसे फर्स्ट ग्रुप के बनाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप तो MH टाइप ही बनाएंगे। कल हमने बताया था एल्कलाइन हाइड्राइड्स जो होती हैं उनको सलाइन हाइड्राइड्स, वो स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग होगा उनका रेशियो, राइट? लेकिन इनके अंदर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के अंदर फिक्स नहीं होगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इनमें? No, sir. फिर उसके बाद जैसे जो इनका ये इसमें बीच गैप में जाके फंस रही है, तो गैप में जाके फंस रही है तो इसका जो लैटिस होगा, जैसे ये मेटल्स की पैकिंग थी फेस सेंटर्ड पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो लैटिस के बीच में जाके फंस रही है तो ये जो ऑलरेडी एटम प्रेजेंट है इनकी पोजीशन को थोड़ी चेंज कर रहा है। No, sir. तो इसमें क्या होता है यूजुअली लैटिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लैटिस का मतलब क्या होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। तो जो लैटिस होता है वो लैटिस क्या होता है बेटा इसके अंदर, कि हाइड्रोजन जब उसके अंदर जाके फंसेगा तो इनका जो लैटिस होगा दैट विल बी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ their crystal lattice will be similar to that of parent metal atom। मतलब इन हाइड्राइड्स का वैसा ही लैटिस होगा जैसे पेरेंट मेटल का होगा, ठीक है? एक्सेप्ट कुछ हाइड्राइड्स होती हैं जिनके अंदर अलग अलग होता है। जैसे ऐसे याद रखना, पड़ोसी के AC नहीं। कैसे? देखो पड़ोसी के AC नहीं, PDCACNI रह जाएगा ध्यान। Yes, sir. देखो पड़ोसी PDCAC नहीं, एक्टीनियम और निकल, ये इनका लैटिस जो होता है, इनका लैटिस हाइड्राइड का लैटिस पेरेंट मेटल से अलग होता है। देयर लैटिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट मेटल। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Okay, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इनके अंदर जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्राइड्स, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे 7 ग्रुप नंबर 7, 8, 9 ये हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं है। 7, 8, 9 हाइड्राइड्स नॉट फॉर्म्ड, बाकी सभी बनाएंगे। तो ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
दीज हाइड्राइड्स आर नॉट फाउंड, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? हाइड्राइड गैप। ग्रुप 7, 8, 9 हाइड्राइड्स ये नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट होता है इसमें किसी को? नो सर। देखो, ये भी इनका भी यूज है कि हाइड्रोजन, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्लूजन की, कि हाइड्रोजन, ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक टर्म आती है ऑक्लूजन, कि ये मेटल्स जो है, देखो तुमने सुना होगा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर वो डालडा घी, कल भी अपन पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन गैस उसका रिडक्शन कराने में काम आती है ना, डालडा घी बनाने के लिए काम आती है। यस सर। Yes, तो sir. उस फिनोमिनन को, जैसे कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी सरफेस को, तो उसकी सरफेस के ऊपर, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या मतलब ऑक्लूजन का, कि मेटल्स एब्जॉर्ब H2 गैस ऑन देयर सरफेस, मेटल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्ब होना। देखो हम निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम तो कैटलिस्ट की फॉर्म में ले रहे थे, Yes, sir. तो कैटलिस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि वो उनकी वो कैटलिस्ट इसलिए होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करने के लिए। तो मेटल्स एड्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस क्या बोलेंगे उसको हम, दैट फिनोमिनन इज नोन एज ऑक्लूजन। ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड एक ये बार कह फिर से सकते हैं बता दो कि क्या, एडजॉर्ब का मतलब। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होना, मतलब अंदर नहीं जाना उसके लैटिस में। मतलब वहीं रह जाएंगे। जैसे सिली, तुम शूज वूज खरीद के लाते हो, बैग लाते हो, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, यस सर। छोटी छोटी बॉल्स नहीं होती है, सिलिका जेल की बॉल्स होती है, सिलिका बॉल्स बोलते हैं उनको हम। यस सर। Yes, sir. तो वो क्यों क्यों होती है वो बॉल्स? वो बॉल्स क्या काम आती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है उसकी सरफेस के ऊपर। नहीं समझे? समझ गए सर। वहीं रोकती हैं। और देखो एक नमक जो होता है, नमक को अगर अपन रख दे तो थोड़े दिन बाद नमक खुला रखा रहता है तो गीला गीला हो जाता है ना, Yes, sir. तो Yes, वो sir. उसने एब्जॉर्ब किया है। अपने कपड़े, ह्यूमिडिटी होती है जब गीले गीले होते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो सिलिका जेल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जैसे पेंट कर दी लोहे के ऊपर, तो पेंट लोहे के अंदर थोड़ी घुस गई बेटा, नो सर। तो उसको क्या बोलेंगे, एड्जॉर्ब। तो इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, मतलब वो हाइड्रोजन गैस उस मेटल की सरफेस के ऊपर है। ठीक है? यस सर। Yes, Yes, sir. एंड एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये अगले साल सरफेस केमिस्ट्री में आएंगे। वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है एड्जॉर्प्शन इतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कोलोइडल पैलेडियम होता है, कोलोइडल पैलेडियम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि कोलोइडल जो पैलेडियम होता है वो पैलेडियम से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उसके अंदर। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद रेने निकल। देखो एक तो निकल होता है और एक रेने निकल। रेने निकल का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल। तो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में पाउडर्ड फॉर्म ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। ये इनका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि किसके ऊपर गैसेस का एड्जॉर्प्शन फास्ट होगा। समझ गए बेटा? अब देखो ये मेटल का 3 डायमेंशनल लैटिस है, 3D लैटिस। तो इस 3D लैटिस के बीच में क्या भरी हुई है, यहां पे ये हाइड्रोजन गैस। ये जो डॉट डॉट से दिखाई है ये क्या है बेटा इसमें? Hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस। अब इस मेटल की अगर हम हीटिंग कराएं तो हीटिंग कराएंगे तो ये मेटल बन जाएगा, और ये देखो हाइड्रोजन गैस की जगह ऐसे खाली जगह हो जाएगी ना इसमें।
Yes, sir. प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज मेटल्स कैन बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। दीज मेटेलिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए काम में लिए जा सकती है इनको। समझ गए बेटा? Yes, sir. दीज मेटेलिक हाइड्राइड्स दे कैन बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। इनको हाइड्रोजन स्टोर कर, हाइड्रोजन की फॉर्म में स्टोर करने के लिए काम में ले सकते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. समझ गए सब लोग? यस सर। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इनमें किसी को भी मेटेलिक हाइड्राइड्स में? नो सर। नो सर। नो सर। उसके बाद नेक्स्ट इज थर्ड हाइड्राइड्स। थर्ड कौन सी है? कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स। बताओ कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स क्या होती है? जिनमें सर बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स मतलब Covalent। जिसमें बॉन्ड बनाए जो। कोवेलेंट। नहीं, जैसे कल मैंने बताया था कि ग्रुप सेकंड के बनाते हैं बेरिलियम और ग्रुप 2 के बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, कल बताया था मैंने। एक्सेप्शन में सर। हाँ, ये एक्सेप्शन है। Boiling. बाकी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के ये बनाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बनाएंगे उन हाइड्राइड्स को। मतलब इसके अंदर कैसे बनेंगे ये हाइड्राइड्स? इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा, दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, डेल्टा ई एन बिटवीन एलिमेंट एंड एच हाइड्रोजन इज लेस, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस होगा, तो इसलिए कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? बोलो। यस सर। अब देखो Yes, sir. इनके एग्जाम्पल्स, जैसे देखो ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 किस टाइप के हाइड्राइड्स बनाएगा? MH3 टाइप। उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 घटा दो, ये आउट Yes. 5 8 में से 5 घटा दो तो 3 बचेंगे, तो MH3 टाइप हाइड्राइड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? Yes, sir. देखो कैसे, जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। ग्रुप 16, ग्रुप 16 में 8 में से 6 घटाएंगे तो MH2 टाइप बनाएंगे बेटा। यस सर। Yes, sir. MH2 टाइप, देखो MH2 टाइप जैसे वाटर, H2O, H2S। सर ये नॉन मेटल के भी एम यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? नॉन मेटल के लिए भी एम यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज कर रहे हो। हाँ, ये तो सिंबल है, कुछ भी, तुम कोई फिक्स थोड़ी है ऐसे। मैंने कोई भी एम मतलब कोई भी सिंबल एलिमेंट हो गया इसमें से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ई लिख लो, इसको कुछ भी लिख लो ऐसे। ठीक है? यस सर। समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ग्रुप 17 की किस टाइप से बनेंगी? 8 - 7 MH. HF, MH5 कैसे? 8 - 7 करेंगे 1 बचेगा, HF, HCl, HBr, HI। एमएच टाइप बोला था सर। हाँ, MH टाइप, ठीक है। समझ गए? Yes, sir. अब इनके जो हाइड्राइड्स जो भी हैं, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन 12th क्लास में आएंगे, पी ब्लॉक के अंदर पूरा। ठीक है बेटा? यस यस सर। सर। कोवलेंट जो हाइड्राइड्स होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
हाँ बेटा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? लो। लो होंगे। क्यों होंगे लो? बिकॉज ऑफ वीक वांडरवाल फोर्सेस। उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? वीक। वी वीक वांडरवाल फोर्सेस। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ये कह सकते हैं हाई होंगे। जैसे देखो, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, HF में हाइयर हो जाएगी, यस सर। Yes, sir. तो वो एक्सेप्शनल हो जाएगी ना फिर वहां पे। Yes, sir. यस सर। समझ गए बेटा? अब देखो, Yes, sir. जैसे तुम ये बोलोगे सर आपने ग्रुप 3 के क्यों नहीं लिखे इसमें ग्रुप 13? देखो, ग्रुप 13 की जो हाइड्राइड्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, क्योंकि 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर करेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा उनमें। यस सर। यस सर। समझ गए? तो Yes, इनको sir. हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 हाइड्राइड्स। और दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ही ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई they exist in पॉलीमेरिक फॉर्म। जैसे बोरोन, ग्रुप 13 में बोरोन है तो बोरोन की हाइड्राइड B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। उसका डाइमेरिक, पॉलीमेरिक मतलब डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर ऐसे। जैसे बोरोन B2H6 को क्या बोलेंगे फिर हम? डाइबोरेन। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो, ग्रुप जो 14 की हाइड्राइड्स होती हैं, ग्रुप 14 की हाइड्राइड्स को हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोलते हैं। देखो, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? उनमें 4, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से। तो नेट इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हुई ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर। यस सर। तो ये ग्रुप 14 की बनेगी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब देखो, जैसे CH4 मीथेन, उसके बाद सिलिकन SiH4, काशी गए शंकर प्रभु, GeH4, काशी गए SnH4, PbH4। अब देखो, ये अगले ग्रुप में पढ़ेंगे। वैसे टॉप टू बॉटम इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है सभी ग्रुप के अंदर, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट के टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, वो कम होगी। देखो क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है और हाइड्रोजन की साइज सेम है, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना उसमें। बोलो बेटा। एक बार फिर बोलना सर। बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब एक्शन टुवर्ड्स हीट, वो डाउनवर्ड्स ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्यों हो जाता है वो कम? क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रेड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी हाइड्रोजन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। यस सर। यस सर। समझ गए? तो ग्रुप 15, 16, 17 इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा होते हैं। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स भी बोलते हैं इनको। और एक बस इसके अंदर ये याद रखना है, नाइट्रोजन की हाइड्राइड NH3 और वाटर की हाइड्राइड ये ऑक्सीजन की हाइड्राइड H2O और फ्लोरीन की HF, दे हैव हायर MPs एंड BP यूजुअली। तो वो किसकी वजह से होंगे? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा? अमोनिया, वाटर और HF के अंदर हायर होंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे N है तो N में H कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये देखो, ये 3 H जो है ये किसके साथ बना लेंगे? N के साथ। और ये N किसके साथ? H के साथ। तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। वाटर के अंदर O,
ऐसे फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को। कोवलेंट देखो 3 टाइप की हाइड्राइड होगी, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स, और क्या बोलेंगे दूसरी इनको हम, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। और मॉलिक्यूलर। कोवलेंट और पॉलीमेरिक के अलावा मॉलिक्यूलर। मॉलिकुलर, कोवलेंट को मॉलिकुलर हाइड्राइड्स भी बोलेंगे। और फिर मॉलिकुलर हाइड्राइड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो जैसे इसमें इसको भी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तुम बोलोगे सर इसको तो इसको कौन सी हाइड्राइड बोले? देखो इसमें ये तो पी ब्लॉक का है और लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको कौन सी हाइड्राइड बोले? तो ऐसी हाइड्राइड्स में जिसमें एक से अधिक ऐसे मेटल्स प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। और फिर कार्बन की हायर हाइड्राइड्स भी बन जाती है ना बेटा, कार्बन की जैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्राइड ही होती है एक तरीके से। Yes, sir. ये दिस इज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स मैक्सिमम जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं ये दे आर यूज्ड एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद वाटर, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले वाटर। बताओ वाटर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े फिर हम कुछ? बेटा वाटर नेचुरली अबंडेंट होता है, नेचुरली तो वाटर को नहीं, अरे है या नहीं है पानी? यस सर। भाई Yes, ओशियंस, sir. ओशियंस के अंदर लार्ज अमाउंट में पानी होता है यस सर। Yes, जो sir. अपनी पूरी अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ क्रस्ट का, अर्थ का सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होती है वाटर की, अर्थ के ऊपर मैक्सिमम जो वाटर होता है वो किसकी परसेंटेज, वाटर की जो परसेंटेज होती है वो ओशन के अंदर ही है। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद ओशन के बाद कहाँ होता है? रिवर्स। ओशन के बाद रिवर में नहीं होता बेटा, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स। पोलर रीजन्स के अंदर होता है, ठीक है। यस सर। और किस में होता है बताओ ज़्यादा? और देखो सबसे ज़्यादा तुम कहाँ से पानी पी रहे हो? ग्राउंड वाटर सर। कुएं में से Ground पी रहे हैं, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड में कहाँ से आता है पानी? और बताओ, बताओ बेटा। अरे ये जो होते हैं ना अंदर जो भरे हुए होते हैं, झील को क्या बोलते हैं? पॉन्ड। लेक्स। पौंड, तालाब को पौंड, लेक्स, ये जो अंदर भरे हुए होते हैं ग्राउंड के ऊपर ओशन के अलावा, इनमें भी काफ़ी अमाउंट में होता है पानी। और तुम्हारे को धूप कम लगती है तो वो सारा एटमॉस्फेयर में भी तो वाटर वेपर्स होते हैं। Yes, यस sir. सर। यस सर। वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर। और किस में होता है? और भी होता है कहीं? बोलो बेटा। अरे मिट्टी जो होती है गीली नहीं होती है। यस सर। अपन थोड़ी सी खुदाई करते हैं तो मिट्टी गीली निकलती है, तो वो गीली निकलती है तो उसके अंदर मॉइस्चर ही होता है मिट्टी के अंदर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद रिवर्स, क्योंकि नदियों में तो पानी रुकता ही नहीं है, चलता रहता है ना वो तो। Yes, sir. और नदियां कोई इतनी सारी थोड़ी है तुम्हारे पास। अब देखो वाटर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम पढ़ चुके हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी, कि 2 लोन पेयर होती हैं और 2 बॉन्ड पेयर, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5. 104 डिग्री। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंट शेप होती है, Benton, Yes, yes, sir. बेंट और वी शेप। और ये रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर है। Regular. इरेगुलर बेटा, टेट्राहेड्रल शेप की इरेगुलर है ये बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल हुई ना, और शेप बेंट और वी शेप नहीं है तो लोन पेयर प्रेजेंट होती है तो इरेगुलर ही होती है उसमें। Yes, sir.
उसके बाद ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू बराबर 0, राइट? 0 ये सॉरी, म्यू बराबर Yes. नॉन जीरो। ऐसे Sir. निकालते हैं ना अपन इसका डाइपोल मोमेंट H OH। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो ड्रॉ आउट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट आएगा इसका। 0 sir. तो नेट रिजल्टेंट म्यू नॉन जीरो होगा इसका, ठीक है। उसके बाद वाटर के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, अभी बनाए थे अपन ने ऊपर, देखो ये एक तो ये दो Yes. तो H के साथ और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनते हैं? O के साथ। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यस सर। बेटा बर्फ पानी के ऊपर तैरती है ना, Yes, sir. देखो Yes. क्या होता है इसके अंदर, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो बिकॉज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बताओ किसकी वजह से फ्लोट करती है आइस? कम होगी तो तैरेगी देखो नहीं। तो तुम किसी बर्तन में बर्फ को भरते हो, ये बर्फ जमाते हो, पानी जमाते हो, तो आइस थोड़ी सी बाहर आ जाती है ना। Yes, sir. यस सर। तो वो क्यों बाहर आ जाती है आइस थोड़ी सी बाहर? बताओ। क्योंकि बिकॉज आइस की डेंसिटी कम होती है ज्यादा वाटर से। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, तभी तो फ्लोट करेगी। यस सर। लेस देन वाटर, तो इसका आंसर होता है बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ के केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है बेटा। Yes sir. Yes, sir. और केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखो बर्फ के बीच बीच में गैप्स से होते हैं ना, एयर गैप्स, Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी वजह से उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और मास जो है, मास तो जो है वही रहेगा, Yes, sir. तो Yes, sir. वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कम हो जाएगी आइस की। Yes, sir. देखो ऐसे हो जाता है बेटा इसके अंदर कि ये जो जैसे ऑक्सीजन है, ये एक वाटर बना लो, वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये जो H है, ये H किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये H अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा नहीं बनाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये जो O है, ये O किसके साथ बनाएगा? ये एक और अगले मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, ये और एक H ऊपर की साइड में बना लेगा। फिर ये H किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये किसी ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, Yes, sir. तो इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर भी H होगा। ये H क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ? O के साथ। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ओवरऑल मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए आपके पास, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes sir. ये एक इसमें ये देखो, ये जो H है, ये H, फिर ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ही इधर। तो बेटा ये जो बीच में ये क्या आ गया, यहाँ पे एयर गैप आ गया ना इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, Yes, sir. तो इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। समझ गए? ये इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है आइस के अंदर। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन आइस, बर्फ के अंदर ऐसे अरेंजमेंट होता है। तो इन एयर गैप्स की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी आइस की, वाटर से थोड़ी सी कम होगी। तो थोड़ी सी कम होगी तो क्या हो जाएगा, इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट, ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। Yes, sir. सर वाटर का अरेंजमेंट कैसा होता है?
वाटर का बेटा डिस्क्रीट होता है, जैसे अपन ऐसे बनाते हैं ना, सॉलिड के बीच में तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो जाते हैं ना, यो दिखाते हैं अपन। Yes, sir. तो वाटर में ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक मॉलिक्यूल से तो 4 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जरूरी नहीं ऐसे एयर गैप बनेंगे, बीच में टूट जाएंगे एक मॉलिक्यूल से, फिर ऐसे मतलब इनमें जो गैप्स हैं वो गैप्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड का जो गैप है वो ज़्यादा होगा, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नज़दीक नज़दीक होंगे। मतलब ऐसे इतना जो बड़ा एयर गैप नहीं क्रिएट होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझ गए। समझ गए। मतलब और इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं होता है बेटा, कि मतलब तुम ये मान लो कि बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी होती है वाटर की और आइस की इसके अंदर, मतलब जो डेंसिटी में डिफरेंस होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम चेक कर लेना एक बार, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा। और ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे टेम्परेचर पे ये जो बात कर रहे हैं ना अपन, ये 273 केल्विन की बात है। ये 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। Yes. अब देखो क्या होता है, जब टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो देखो तुमने देखा होगा कि एकदम से जब बर्फ के अंदर हम पानी डालते हैं तो आवाज सी आती है। Yes, sir. तो Yes. वो आवाज क्यों आती है? देन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होने लग जाते हैं बेटा? टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो बताओ वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यस सर, वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी Increase. इंक्रीज, ठीक है बेटा। Yes, sir. और ये मतलब ये 4 केल्विन जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर, 4 केल्विन की इंक्रीज होगी, मतलब 4 केल्विन पे हो गया लगभग 277 केल्विन टेम्परेचर। इसके ऊपर वाटर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। यस सर, Yes, फिर वाटर sir. ही बन फिर जाएगा। उसके बाद फर्दर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। Yes, sir. With further rise in temperature, density decreases because molecules start moving apart from each other. मॉलिक्यूल्स सर, वहाँ दूर पे दूर मूव 4 करना शुरू हो केल्विन जाएंगे। लिख दिया। क्या बेटा? वहाँ पे 4 केल्विन लिख दिया डिग्री सेल्सियस की जगह। 4 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस तो वही है ना, डिफरेंस तो वही आएगा, ठीक है। अरे समझ गए क्या? सर Yes, sir. उसके बाद देखो इसकी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जनरल, जिसमें फिजिकल भी आ जाएंगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर इज यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैक्सिमम चीजों में सॉल्वेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है ना, Yes, sir. बिकॉज ऑफ Yes, इट्स sir. हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब उसमें सर दूसरे मिनरल्स वगैरह होते हैं। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा, इसका इक्विलिब्रियम में पड़ा है, आयनाइजेशन हो जाता है। वाटर का आयनाइजेशन हो जाता है ना, और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोलाइट डाल दे तो और हो जाएगा कंडक्शन फास्ट। समझ गए? स्पेसिफिक हीट
थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, ये भी आई होती हैं। ये दोनों ही रीजन है इसका। फर्स्ट, वाटर इज यूज्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यूजुअली, ये यूजुअली हाइयर होती हैं अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा। फिर सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है? बेटा ऐसे सबकी अलग अलग वैल्यू है, ऐसे कोई स्पेसिफिक मेरे ध्यान नहीं है अभी। बाकी वाटर का तो 81 के आसपास होता है, 81 या 82 होता है ऐसे कुछ। ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स को भी सॉल्यूबल करा लेता है ना ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, कोलम्स लॉ, ये पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। यस सर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो एयर के लिए तो हम इसको 1 लेते हैं, वाटर के लिए 78 होता है शायद, 78 या 81 के आसपास, चेक कर लेना एक बार बुक में। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वाटर के लिए 78 और 81 के आसपास रहती है ऐसे कुछ। उसके बाद थर्ड देखो, एक्शन ऑफ हीट। बताओ हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा वाटर से? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स बनाएंगे। वाटर वेपर्स तो बनेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट कर रहे हैं। स्टीम बन जाएगा सर। steam, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे वाटर टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी H2 प्लस हाफ O2 गैस के अंदर। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो भी क्या बन जाएगा, H2 प्लस हाफ half O2, O2। ठीक है। अब वाटर की रिएक्शन बहुत आसान है बेटा, कि वाटर मतलब एसिड बेस प्रॉपर्टीज शो करता है। एसिड बेस प्रॉपर्टीज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वाई वाटर इज एम्फोटेरिक। ठीक है। देखो जैसे HCl है, तो HCl एक्वस, तो ये क्या बना लेता है, वाटर एक H प्लस को एक्सेप्ट करता है ना इससे, Cl माइनस से, हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl माइनस आयंस। तो अगर HCl में हम वाटर ऐड करें तो HCl एसिड है, तो वाटर किसकी तरह भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे, बेस की तरह। yes sir, और वाटर की हम रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, तो अमोनिया वाटर से H प्लस लेगा, NH4 प्लस बनाएगा प्लस OH माइनस। तो वाटर H प्लस दे रहा है, तो वाटर H प्लस दे रहा है, तो वाटर क्या हुआ इसमें, एसिड, और अमोनिया क्या हो गया, बेस। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर हुआ या नहीं हुआ? yes sir, यस सर। समझ गए बेटा। उसके बाद देखो फिफ्थ रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना। अभी हाइड्रोलाइसिस और ये जो रिएक्शन है ये अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिकॉज आई हैव क्लास नाउ। ओके सर। हाइड्रोलाइसिस की कुछ रिएक्शंस बताओ जो तुमने पढ़ी है, एक दो तो बोलो।